आपको मैं खराब बात कहना चाहता हूँ, मैं भी खुद डॉक्टर हूँ होम्योपैथी का, तो भी ये बात मैं कहता हूँ कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक डॉक्टर। कारण जानते हैं क्या? 99% डॉक्टर बेईमान हो गए हैं, सिर्फ 1% डॉक्टर ईमानदार बचे हैं। और वो बेईमानी पता है क्या करते हैं? सबसे बड़ी बेईमानी ये करते हैं कि जो दवा आपको वो लिखते हैं वो दवा में कमीशन खाते हैं। अब डॉक्टर अगर दवा में कमीशन खाएगा तो डॉक्टर का क्या उद्देश्य होगा? ज्यादा से ज्यादा दवा बिके तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा दवा आपको खिलाएगा तो बीमारी होगी 1 और गोलियां खिलाएगा 20। 4 गोली सुबह खाओ, 4 दोपहर को खाओ, 4 शाम को खाओ, 4 रात को खाओ, और ऐसे कहेगा गोलियां ही गोलियां खाओ, सब्जी मत खाओ, दाल मत खाओ, रोटी मत खाओ, सब्जी की जगह गोलियां खाओ, ऐसे बता। क्योंकि उसका लालच क्या है? ज्यादा दवा बिकेगी ज्यादा कमीशन। और ये जो दवाएं हैं ना, इन दवाओं में डॉक्टर का कमीशन 35 से 40% है, और जो बेचने वाला केमिस्ट और ड्रगिस्ट है ना, उसका भी कमीशन 35 से 40%। तो आप सोचो जब डॉक्टर और बेचने वाले को इतना कमीशन, तो बनाने वालों को कितना होगा? मैंने भारत की 10 बड़ी दवा कंपनियों का हिसाब निकाला। एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, एक कंपनी है उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक है जॉनसन एंड जॉनसन, एक है सीबागाई, एक है ग्लेक्सो। ऐसी 10 कंपनियों का हिसाब निकाला तो उनकी एक दवा में मुनाफा 20,000%। एक दवा। वो मुनाफा किसकी जेब से जाएगा? आपकी जेब से जाएगा। डॉक्टर उसमें से लेगा 35-40%, बेचने वाला उसमें से लेगा। फिर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का जानवर पैदा हुआ है इस देश में, जो हर समय डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाता रहता है, उसका कमीशन जाएगा। ये सारा धंधा कमीशन होने का है। आपको ठीक करने से कुछ लेना देना नहीं, कमीशन है। इस कमीशन के चक्कर में डॉक्टर हो गया लालची, तो वो लिखता है लंबी लंबी दवाओं की लिस्ट, और वो दवाएं जरूरत ही नहीं है, आप खाते रहते। इसलिए मैंने कहा बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। और दूसरा डॉक्टर का एक लालच है कि आप थोड़े भी बीमार पड़े तो सबसे पहले आईसीयू में भर्ती करेगा, आज आप इसमें, क्योंकि आईसीयू में काटने को अच्छा मिलता है। जैसे बकरे को काटते हैं ना, वैसे आईसीयू में कर देते हैं बकरे, और हर दिन का किराया लगेगा होटल के किराए में, और मशीन लगा के नाटक की बहुत करेगा। हाँ, वो ऐसी मशीन लगाएगा, आपको लगेगा बड़ा जोरदार काम हो रहा है, वो कुछ भी नहीं है, पैसे लूटने का खेल है। जब सांस लेने की ताकत नाक में है तो आईसीयू की क्या जरूरत? भगवान ने ये नाक तो इसीलिए बनाई है, लेकिन आपसे पैसे कैसे लूटेगा? ऐसे बोलेगा तो आप दोगे नहीं, तो आईसीयू में भर्ती करेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का बिल 50,000 का बनाएगा, 70,000 का बिल बनाएगा, लूट लेगा। और आईसीयू से भी ज्यादा खतरनाक एक मशीन है वेंटिलेटर। आपको मरने का समय आएगा तो भी छोड़ेगा नहीं। ये क्या करेगा? वेंटिलेटर पे निकालेगा, और मशीन चलेगी। मरीज तो मर गया, मशीन चल रही है 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, और किराया लग रहा है। फिर एक दिन कहेगा कि मर गया, वो तो 10 दिन पहले ही मर गया था, वो 10 दिन का भी कैसे लेगा? डॉक्टर जो है ना, कसाई है, यमराज का भाई। मुझे कई बार लगता है यमराज तो बहुत दयालु है, वो तो खाली जान लेता है। डॉक्टर तो पैसे भी निकालेगा, जान भी लेगा, घर बिकवा देगा, खेत बिकवा देगा, गहने बिकवा देगा, दिवालिया कर देगा। और आजकल के बेईमान डॉक्टर पता है, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हो कान में पूछते हैं इंश्योरेंस है क्या, बीमा है क्या, माने अच्छे से बकरे को हलाल करो अगर बीमा है। तो ये डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, जिंदगी में कभी मत फंसो। स्टेप 1 कि वायरस उसके बॉडी में जाए और तब उसकी इम्यूनिटी कम हो, वो ये कर देगा।
और स्टेप 2 चला गया तो यहाँ तक आ गया। अब इसके क्योंकि हमारी इम्यूनिटी होती है, ये कौन सी इम्यूनिटी मैं आगे बताऊंगा, एक खास तरह की इम्यूनिटी होती है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज के बाद लोग बताएंगे। यहाँ तक आ गया, हमारी बॉडी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, वो वायरस को इससे नीचे नहीं जाने देगा। इससे नीचे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासिटामोल वगैरह लेंगे तो ही वायरस नीचे जा सकता है, राइट। सो अब नीचे चला गया तो नीचे जाने से ये क्या है, ये क्या है, ये लंग्स है, राइट। लंग्स के यहाँ अंदर सारा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड से ऑक्सीजन आता है सैक्स में, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे सैक होते हैं उसमें, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफर होता है, इंटर एक्सचेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे वो वायरस भर जाता है, जिससे वो फ्लूइड भर जाता है वो छोटे छोटे सैक्स के अंदर, और फ्लूइड भर गया तो अब क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सिम्टम आएगा, सांस नहीं ले पाएगा। ऐसे में अगर ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल निकलेगा 80%, नॉर्मली 99% होता है, 80% निकलेगा। तो जैसे वो 80% तो क्या 90% भी जैसे निकलेगा तो डॉक्टर बोल देगा कि भाई अब स्टेप 3, राइट, मर्डर का स्टेप 3, कि इसको वेंटिलेटर में जाना होगा, वेंटिलेटर में जाना, मैकेनिकल वेंटिलेटर, राइट। वेंटिलेटर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ वेंटिलेटर कितना खतरनाक दिखता है, राइट। सो इतना ही देखिए, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर। ऐसा लगता है कि भाई ये वेंटिलेटर ने हमें बचा लिया। मैं आपको बता सकता हूँ, सारे एविडेंस मैंने आपको दिए हैं, इसी पोस्ट में है, राइट। वेंटिलेटर से 94% तक लोगों की डेथ होती है, यानी कि 100 लोग गए वेंटिलेटर के अंदर, 94 लोग वेंटिलेटर से बाहर ही नहीं आए, सीधे ऊपर पहुंच गए। और जो 6 लोग बाहर आए उनमें से 3 लोग आधे लोग विदिन 2-3 मंथ्स वो भी ऊपर से उतार गए। जो बचे 3 हैं वो अपने पैथेटिक स्टेज में, पैथेटिक स्टेज मतलब वो एक छोटी छोटी बातों के लिए लोगों पे डिपेंड है। कैसे, जब वेंटिलेटर पे होता है तो वेंटिलेटर ही लंग्स का काम करता है, तो ऐसे में ब्रेन और लंग्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है। ब्रेन और लंग्स का कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब दोबारा आपका लंग्स सांस लेता है तो ब्रेन उसको पहचान नहीं पाता है, और ऐसे में जो मोटर एक्टिविटी है, छोटे छोटे सिंपल एक्टिविटी, खाने का, ब्रश करने का, हमारी बॉडी भूल चुकी होती है। तो मतलब वो एक जिंदा लाश की तरह ही होता है, जब तक जिंदा रहेगा, वैसे एक तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मैं ये बोलता हूँ ये जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये एक मौत का व्यापार है और कुछ नहीं, मौत का व्यापार है। और मैंने तो फिर भी बोला कि 94% डेथ होती है, राइट, क्योंकि मुझे जो एविडेंस मिले उसमें यही लिखा था। लेकिन हमारे मेंटर हैं और हमारे कंसल्टेंट हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर के.वी. तुमाने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस लेक्चर के साथ अभी नागपुर के। वो डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 32 ईयर्स से वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और वो आईसीयू के जो संगीन तरह के जो लंग्स के डिजीज है, हर तरह के, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, इन सब में काम करते हैं। ऐसे पेशेंट जो एंड स्टेज पेशेंट है, उन्होंने मुझे बोला, आप भी उनसे जुड़ के पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी भी किसी भी, ध्यान सुने, कभी भी किसी भी वेंटिलेटर वाले पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर आते देखा नहीं। मतलब वो उनका कहना है कि 100% डेथ, वेंटिलेटर में गया तो बाहर आएगा ही नहीं, उनका कहना है 100% डेथ। मैंने जो पाया 94% डेथ। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि उनके पूरे करियर में वेंटिलेटर में जो भी इंसान गया वो वापस नहीं आया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 3 स्टेप में एक अच्छा खासा इंसान मरता है। पहला स्टेप पूरा कर देता है ये, दूसरा स्टेप वो दवाइयां पूरी कर देती हैं। और अगर मेरी बात अगर झूठ है तो आप देखिए ये सारी दवाइयां बैन क्यों हो रही हैं एक एक करके, राइट। और ये दवाइयां ऐसा करती है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं तो इसके एविडेंस मैंने ऑलरेडी दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और तीसरा स्टेप, बचा खुचा अगर फिर भी जिंदा रह जाएगा तो उसको वेंटिलेटर में डाल दिया। तो हमें लगता है कि अभी जो हालात हैं कि कुछ भी हो गया तो हॉस्पिटल चलो, वहाँ वेंटिलेटर है तो बचा लेंगे मुझे, जबकि वो मौत का व्यापार का सामान है। पेशेंट तो गया, ऊपर से जो 16 लाख 20 लाख का खर्चा बता दिया। एक वेंटिलेटर आता है 2 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में घर में भी आप वेंटिलेटर बना सकते हैं, फ्री में, फोकट में, एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में, राइट। और ये बात ऐसी बात है कि जिसके लिए मुझे ये लग रहा है खतरा, ये वीडियो भी उड़ जाएगा, क्योंकि ये जो राज है ये राज ना खुले, बस इसी चीज का सारा प्रोटेक्शन है, इसी चीज का सारा
कोशिश है, यूट्यूब की कोशिश है, फेसबुक की कोशिश है, बहुत सारी ताकतें जो लगी हुई हैं, लेकिन मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं, बिकॉज आप जुड़े हैं। मुझे पता है कि ये जो मैं आज आपको बताऊंगा, रातों रात खबर लोगों तक आपका पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीजें सत्य है या नहीं है, उसके सारे सबूत मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं इसी के पोस्ट में, आप देख लीजिएगा। मेरे वीडियो शुरू होने से पहले मैंने पोस्ट डाला, सारे एविडेंस डाले, अब मैं बता रहा हूं आपको, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पूरे देश में जहां जहां डेथ हो रही है, मेरे कई सारे जगह पे सेंटर हैं, स्विट्जरलैंड में सेंटर है, सिंगापुर में सेंटर है, वियतनाम में सेंटर है, मेरा काम इंडोनेशिया में चलता है, कंबोडिया में चलता है। तो जहाँ जहाँ सेंटर नहीं है वहाँ वहाँ भी हमारे पेशेंट्स हैं। तो मैंने ये देखा, इटली में देखा, यूएस में देखा, ब्राज़ील में देखा कि वहाँ इतने डेथ क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ का प्रोटोकॉल ही ये है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये प्रोटोकॉल, इंडिया का प्रोटोकॉल भी यही है, राइट। लेकिन इंडिया में वेंटिलेटर ही कम है, तो कितने भी ये स्टेप होते हुए भी बहुत सारे लोगों को, वो दे आर लकी कि उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, उनको वेंटिलेटर मिलता नहीं है, तो वो भगवान की दया से वो बच जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, सेफली बाहर आ जाते हैं।